ये आपका दिमाग ना सबसे बड़ा वेपन है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। राइट फ्रेंड्स, तो भाई सुबह से हम लोग निकले थे अपने कामों से, लेकिन मैंने आपको पहले भी लिंक पे बताया था कि आज हमारा एक स्पेशल मीटअप है। तो वो मीटअप डॉक्टर काशिफ तो हमारे साथ हैं, वो तो हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन जो स्पेशल बात है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई। वालेकुम अस्सलाम और सभी सुनने वालों को, देखने वालों को हेलो। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? वो हम लोग ऐसे रिएक्ट करें जैसे अभी मिले, लेकिन हमें 2-3 घंटे हो चुके हैं। भाई हमने 2 घंटे 3 घंटे बड़ी लंबी डिस्कशन मारी है, बड़ी कचहरी की, खाना वाना बहुत खाया। दिनों से आप लोगों के साथ आपकी ईमेल मेरे पास आई थी, सही है। और मेरी खबासत है ये, नहीं सही आपकी तरफ से नहीं, कभी हमारी तरफ से आप लोग ज़्यादा हुई है। जाहिर सब अपने, एक तो आप शहर अलग आगे आगे, हाँ। और फिर सबकी अपनी मसरूफियत होती है, तो बड़े दिन हो गए, कभी मैं इनको मैसेज करता, कभी ये मुझे मैसेज करते, तो वो चले जा रहा था। और फिर आज फाइनली हो गया। लेकिन अभी भी वो जो स्पेशल तड़का मारना था वो अभी तक नहीं हुआ है। वो इंशाल्लाह होगा। लेकिन ये है कि आज मिनहाज भाई स्पेशली आपने जो टाइम दिया ना, बड़े माना हमने लवाजमात के साथ बातें की हैं, खाने भी खाए हैं हमने, और उसके बाद बड़ा लंबा डिबेट भी चला है। आज डिबेट ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी में, कुछ ना हो डिबेट होनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर काशिफ का और मिनहाज भाई का जो है ना आज दू मुकाबला चल रहा था। नहीं कोई मुकाबला मेरा मिनहाज भाई से कोई मुकाबला नहीं। देखिए वही ना, हमारे वो है कि मजा आया। हमारे यहाँ ना अक्सर बातों को ना चुप हो जाओ, इसमें सवाल नहीं करते, चुप हो बंद करा देते हैं, वो अंडर द रग रख देते हैं। वैसे आज ना मिनहाज भाई के साथ बात करके और काफ़ी चीज़ें मेरी भी क्लियर हुई हैं, काफ़ी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी वो मिनहाज भाई के जरिए मुझे पता चली हैं। यही होता है ना काशिफ भाई कि आप बात करेंगे तो बात से बात निकलती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप चुप हो के डर के चुप हो जाएंगे तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। और जो स्पेशली आप लोग भी जिन वगैरह करते हैं, मैं तो जिन्नात मुझे कहते हैं कि आप हमारी रिप्रेजेंटेशन करते हैं पाक मुल्क में। तो उस पर भी हम लोग, मैं बचपन में जब मैं सुना करता था तो हमारे कोई दादी या नाना चुप हो जाओ, इसके बारे में बात नहीं करते थे। तो मुझे होता था अबे फिर बात नहीं करते तो फिर इसके बारे में जिक्र ही क्यों है? फिर अगर जिक्र है तो फिर इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर बात करें, डिबेट करें, और कोई ये थोड़ी कर रहे हैं हम कि हम जिनके बच्चे मैं तुझे मारूं, ये थोड़ी हो रही है भाई। एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, जैसे आप किसी के ऊपर, किसी किताब के ऊपर बात करते हैं, किसी फिल्म के ऊपर बात करते हैं, वैसे ही इनके ऊपर भी बात करें। लेकिन ये होता है कि जैसे जिन्नात, अगर हम इंसानों की बात करें, अब अगर काशिफ बैठा हुआ एक कोने में, तो क्या होता है कि हाँ थैंक यू यार काशिफ। तो ऐसे होता है कि कभी कभार हम अगर आपस में बैठे हुए हों और काशिफ साइड में बैठा हुआ है, यार काशिफ तो यार ये काशिफ, वो काशिफ बड़ा अच्छा आदमी, काशिफ बुरा आदमी, काशिफ भी, आखिर में काशिफ भी कूद पड़ेगा भाई, क्या मेरा डिस्कशन से बात तो करो। तो इसी तरीके से जब हम जिन्नात का जिक्र करते हैं तो जिन्नात भी हमारे साथ उस वक्त मौजूद होते हैं, तो हर जगह है। देखिए नेचर है ना ये। मैं अभी आपके कान में कुछ बात बोली, वो उनके कान खड़े जाएंगे, मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद बोलेंगे क्या बोल रहे हो तुम मेरे बारे में। तो वो मैं तो देखिए जिन्नात को इंसान के तरीके से समझता हूँ, कि जैसे काशिफ भाई को मैं समझो, काशिफ भाई अगर जिन यहाँ पे होता तो जिन भी इसी तरह कुछ यही चीजें कर रहा होता, बातें कर रहा होगा, उसको भी भूख लगती है कि वो खाना खाता होगा, सांस लेता होगा, जो भी उसका, जिससे भी उसको जो उसका सिस्टम है उसके हमारे जैसे ही होगा ना। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उनको सांस लेने के लिए पता नहीं कुछ चीज़ चाहिए होगी। उनकी दुनिया में शायद फ्लाइंग कार्स हों, हमारी दुनिया में रोड पे चलती है, उनके यहाँ यूं चुटकी बजाए वहाँ पलक झपकते हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेते। हमारे यहाँ भी तो ये हो गया, पलट आप यूं चुटकी बजाते हैं, लाहौर पहुंच जाते हैं, यूं आते। पहले लोग और थोड़ा बंदा जल्दी पहले लोग पता नहीं सोचते भी नहीं होंगे ना, पहले तो आप किसी को बताएं कि वो जहाज में बंदा बैठ के जाएगा, ये तो दुनिया में नहीं हो सकता, अब होता है। आप यूं मैं बटन दबाता हूँ, मैं अमेरिका में होता हूँ, गूगल मैप के जरिए बहन से बात करते हुए वीडियो कॉल के जरिए 1 सेकंड में आ गए। तो आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग। आई एम श्योर जिन्नात के भी ये टेक्नोलॉजी आ गई होगी, कुछ ना कुछ उनके भी। यार वैसे मिनहाज भाई, जिन्नात के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई हो गई या आ गई है,
मेरे पास इंस्टा पर एक मैसेज आया था और मुझे उस बंदी ने कहा कि मुझसे मिलो आके। बस यहाँ पे हम रोकेंगे, ये हम जो है ना बाकी जिन स्टोरीज में बात करेंगे ना। अरे क्या बात है, ये सही है। मिनाज भाई मैसेज दो यार कोई ऐसा जो मतलब लोग जो आजकल जिन्नात को लेके परेशान हुए हैं ना, नहीं हो मतलब परेशान जिन्नात यार। भाई ये है बस फला हो गया। नहीं कुछ क्या नहीं कहूं? परेशान यार, कुछ नहीं। सबसे बड़ा इंसान है जिन, सबसे बड़े जिन आप हैं खुद। ये आपका दिमाग ना सबसे बड़ा वेपन है, याद रखें। कोई भी जिन, कोई भी चुड़ैल आपको उस वक्त तक कमज़ोर नहीं कर सकती जब तक आप खुद यहाँ से कमज़ोर ना। अगर आप यहाँ से कमज़ोर हो गए तो जिन क्या, ये मिनाज अली अस्करी ये आपको मैनिपुलेट कर लेगा। जिन तो दूसरी बात, बहुत दूर की बात है। तो आप सिंपल अपने आप को, अपने दिमाग को, बस अपनी ये चीज़ आपकी हेल्दी रहे, दैट्स अबाउट इट। कोई भी जिन आ जाए, इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं यार, आप लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, सही है। आपके आप सुप्रीम है, तो सोचें आपकी कितनी पावर होगी। और वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आइंस्टाइन कहते हैं कि हमने तो सिर्फ 6-7% अपना दिमाग यूज़ किया है। सिर्फ आइंस्टाइन ने शायद 9% यूज़ किया था। तो सोचें अभी भी 91% दिमाग ख़त्म, खाली पड़ा हुआ है। तो उसको इस्तेमाल करें, आप पता नहीं क्या क्या अचीव कर सकते हैं। जिन तो बेचारा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर राइज करें। हाँ मैं ये कहूँगा कि एक होता है ना कि भाई वो हमारे बड़े जो कह गए, बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि इसके बारे में जिक्र नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, आपके पीछे पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट उसकी लॉजिक ज़रूर ढूंढने की कोशिश करें कि भाई लॉजिक क्या है। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूँ मिनाज भाई कि जब मैं स्टोरी कर रहा होता हूँ और मेरी किसी बात पे हट जाती है तो मेरा एक जुमला है, मैं कहता हूँ इनकी ऐसी की तैसी, किनकी, जिन्नों की, जी। जिनकी ऐसी की तैसी। मतलब अगर इतने ही पावरफुल हैं तो आए, सामने आए ना, सामने खड़े हों, जिसको परेशान कर रहे हैं उससे आके बात करें, कम से कम मुद्दा बताएं कि भाई मैं तुम्हें इस वजह से परेशान कर रहा हूँ। ऐसा हो नहीं सकता ना। देखिए, इंसान आपका दुश्मन है ना, कभी आपके मुंह पे आके थोड़ी बोलेगा मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। वो हमेशा पीछे ही वार करता है। बहुत दुनिया में ऐसे कम आपने देखे होंगे बंदे जो आके बोले कि हाँ भाई काश मुझे तुमसे प्रॉब्लम है ही नहीं ना। मैंने तो नहीं देखे आज तक, आपने देखे? यार मैं खुद ऐसा हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा काशिफ नहीं, आप मसला है बोल देंगे, लेकिन आप किसी दोस्ती के हिसाब से, सुने, आप दोस्ती के हिसाब से बोलते हैं ना, आप दुश्मनी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। क्या आपने इनका अल्लाह माफ़ कर उनको नुकसान पहुँचाने, तो आप ये तो नहीं कहेंगे मैं काश तुम्हारा नुकसान पहुँचा दूंगा, देखना तुम्हें मैं क्या, या मिनाज मैं तुम्हारे साथ देखना मैं आप ये बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, ये गुस्से में बोल देते हैं ना। लेकिन आप असल में तो आपका नहीं होता ना कि आप कुछ करेंगे। तो वैसे ये भी है कि हमेशा ये, मुझे जहाँ तक लगता है ये आपसे डरते हैं। हाँ। भाई हमसे डरते होंगे, हमसे डरते नहीं होंगे तो हमसे जेलस तो जरूर है। वो तो जाहिर सी बात है, कब्जा किया हुआ इनकी जमीन पे। हम तो कब्जा ग्रुप चल रहे हैं, कब्जा ग्रुप है हम लोग हमेशा से। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, कराची की बात नहीं है, कब्जा हमने किया है। तो आप सोचे आपकी पावर कितनी है, बस ये है पावर, हमारी इतनी पावर है। तो बस एग्जिस्ट करते हैं ये, और लोग साथ वाक़यात होते हैं, डरावने भी होते हैं, लेकिन सारी लुब्बे लुबाब ये है कि जब तक आप यहाँ से हेल्दी रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कोई भी चीज़ आपको नहीं नुकसान पहुँचा सकती। वेल, थैंक यू वेरी मच मिनाज भाई, आज बड़ा मज़ा आया आपके साथ, चिट चैट भी हुआ, खाना भी खाया हमने, और बड़ी लंबी गपशप की आज। और इंशाल्लाह ताला अब आपके साथ एक करनी है हमने कोलैब वाली स्टोरी, इंशाल्लाह मस्त किस्म वाली इंशाल्लाह। अभी असल में मैं ज़रा कुछ चक्रों में लगा हूँ, मेरा स्टूडियो बन रहा है, ज़रा वो सब तैयार हो जाए ना तो फिर हम इंशाल्लाह। और हम अब तो पड़ोसी भी निकले, आप यहाँ रह रहे हैं, हम वहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल करीब में ही है, बस ये तो 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है तो आपकी। हाँ, तो वैसे ही मेरे साथ है ना यार, तो मेरी जान है ना यार। वेल, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने यहाँ तक हमारी सारे इस व्लॉग को एंजॉय किया। आई होप कि आप लोगों ने आज की स्टोरी को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। उस बिल्डिंग के एक एज पर पीट करके सफ़ेद चादर ओढ़े बहुत बड़ी एक बंदा बैठा था। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम।
ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू yet another द भूत शो। और द भूत शो की स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। ये हमारा ये शुरुआत का स्लोगन है ना। वेल अब ऐसे है कि थोड़ा सा स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी हुआ जा रहा था, लेकिन हमने कहा कि आप लोगों की स्टोरी मिस नहीं होनी चाहिए, तो मैं कराची आया था डॉक्टर काशिफ के पास। डॉक्टर काशिफ वैसे यूजुअली सैटरडे को हैदराबाद आता हूँ मैं, और वैसे भी ये जिन स्टोरी करने के बाद मैं सुबह तक तो भी इधर हूँ। डॉक्टर काशिफ जाऊँगा अभी वापस हैदराबाद और फिर मुझे सुबह वापस आना है कराची, सामान वामान के हिसाब से जो भी होता है। बड़ी लाइफ बिजी हो गई है यार जिंदगी बिजी रहे तो अच्छा है, लेकिन इतनी नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कुछ ज़्यादा ही और अगर इंसान खुद शैतान हो तो उसको घर की ज़रूरत नहीं होती। ये बात भी है। डॉक्टर साहब क्या स्टोरी सुनाने जा रहे हो आज? बड़ी मज़े की स्टोरी है तेरे लिए हमारी फट जाती है। अच्छा भाई, ऐसे है कि हम स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं आज गाड़ी में बैठकर, और अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो आप हमारे व्लॉग पे देख सकते हैं कि हम किस जगह पे मौजूद हैं, और यहाँ पे सुकून से बैठ के हम जिन स्टोरीज रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा गाड़ियों का नॉइज़ हो, तो उसके लिए माजरत। जी डॉक्टर साहब। यार आशी, कभी कभी जो है ना वो ये जो सुनसान रास्ते होते हैं, बज़ाहिर आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है, आपको सुकून मिल रहा होता है, गाड़ी आपकी रवाना मतलब बड़ी उसके साथ कहते हैं ना कि मूव हो रही होती है, चल रही होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, ना कोई बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी। अचानक आपके वो सुनसान रास्ते देखते ही देखते आपको एक हैबत का मंजर पेश करें, आपको एक खौफनाक मंजर पेश करें। वो चीज़ इंसान के लिए उस वक्त बड़ी ख़तरनाक होती है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जैसे आदत है कि मैं निकल जाता हूं, रातों को निकल जाता हूं, मैं किसी बिल्डिंग में घुस गया, किसी कब्रिस्तान में चला गया। मुझे इसलिए आदत है कि ये चीज़ें मुझे सुकून देती हैं, मुझे अच्छा फील होता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बंदा ये सारी चीज़ें करेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ये सारी चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी या हो सकती हैं, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में क्या होंगे। किस्सा बताता हूँ। आज हम जिस जगह इस वक्त मौजूद हैं, इससे पहले मैंने आशी को एक जगह से पिक किया, यहीं पर ही है क्लिफ्टन में। उसके बराबर में एक बिल्डिंग बन रही है, मेरे घर के बराबर वाली? यहाँ। ओके, जिस पे तूने कहा था कि भी चले अंदर? हाँ, मैंने जिस पे कहा था, क्योंकि मैं अंदर सर होकर आया था। ओके, जो मैं 10 मिनट ऊपर था फ्रेश होने के लिए गया था। जी। ओके। जब आशी साहब जो है वो ऊपर फ्रेश हो रहे थे, पता नहीं क्या हो रहे थे, मुझे नहीं पता। उस वक्त मैं आया, मैंने गाड़ी पार्क की, मेरी नज़र पड़ी, वो एक पूरा खाली प्लॉट है पूरा। उसमें से मेरे ख्याल से कोई 8 फुट की एक दीवार टूटी हुई है, जिसमें से उस प्लॉट में अंदर जा सकते हैं आप, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उस प्लॉट में झाड़ियाँ जगह जगह पे बहुत ज़्यादा हैं, और उस प्लॉट की पहरेदारी 3-4 कुत्ते कर रहे हैं। तो मैं गाड़ी से उतरा, मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा आशी मैं आ रहा हूँ। आशी ने बोला मैं 10 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, जब तक तुम आओगे नीचे मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ ना। मैंने गाड़ी बंद की और मैं बाहर निकल कर खड़ा। एक अजीब सी अट्रैक्शन हुई, दिल कर रहा था कि मुझे इस बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। रोक भी रहा था अपने आप को कि यार नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कुछ होती हैं। लेकिन एक अजीब सी अट्रैक्शन थी। वो जो दीवार टूटी है वहाँ पे बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था, 2-3 कुत्ते अंदर थे, जो जिनमें से 1-2 बार्क कर भौंक रहे थे। जनाब हुआ ये कि अभी मैं उस बिल्डिंग की तरफ और उस प्लॉट की तरफ देख ही रहा था। वो कोई मेरे ख्याल से 18 फ्लोर की होगी, 17-18 फ्लोर की, इतनी बड़ी तो है, ठीक है, हाइट पर है वो बिल्डिंग। तो जी वो वहाँ पर बीच में जब तुम आए तो मैंने उस चीज़ को मैं बाद में क्लियर करूँगा।
रूम्स की खिड़कियों के साइज होते हैं ना, जो निकाले होते हैं, जिनमें खिड़कियां नहीं लगी हुई होती, जो शेप दिया हुआ होता है, उसमें मुझे एक सफ़ेद कलर का साया नज़र आया। ओके। बिल्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब पूरी यूँ समझ लो कोई 8वां या 10वां फ्लोर होगा उस पर। मेरी नज़र उधर ही टिकी रही। अब जब एक चीज़ मुझे नज़र आ गई कि यहाँ पे सफ़ेद साया मुझे नज़र आ गया है और कोई खड़ा हुआ है उस खिड़की में, तो फिर मेरे दिल ने किया कि यार अब जाना चाहिए, क्योंकि नज़र नहीं आता तो शायद नहीं जाता, नॉर्मल लेता इस चीज़ को। अब जब नज़र आ गया तो नॉर्मल तो मैंने लेना ही नहीं था। मतलब तू अंदर से अभी होकर आया है? तो मैंने तुझसे क्या कहा? तूने मुझे कहा चलो अंदर, और उस व्लॉग में मैंने इशारा भी किया, ये बिल्डिंग, तो काशी ने बताई ये बिल्डिंग, वही बिल्डिंग। अच्छा, अब मैं तुम्हें मज़े की बात बताता हूँ। मैंने इरादा किया अंदर जाने का, तो जनाब वो जो कुत्ता जो बाहर बैठा हुआ था, मैं उसकी तरफ बढ़ा, कुत्ता खड़ा हो गया और वो रास्ते से हट गया। पहले वो उस टूटी हुई दीवार के बिल्कुल बीचों बीच बैठा था। जब मैं वहाँ गया उस तरफ, अमूमन ये होता है कि ऐसी जगहों पर आपको कुत्ते या कोई और चीज़ जाने नहीं देते इस तरह से इजीली ना, बार्क करते हैं, वीराने उनके बच्चे होते हैं, कुछ भी होते हैं। वो कुत्ता उठा, वो एक साइड पर होके फिर बैठ गया। मैं अंदर प्लॉट में चला गया। प्लॉट की वो हालत थी, चारों तरफ झाड़ियाँ, वो कांटों वाले पौधे जो होते हैं देवी के, वो, और अंदर 2-3 कुत्ते और बैठे हुए और उनके बच्चे भी। उनमें से एक कुत्ते ने बड़ा गंदे तरीके से बार्क करना शुरू कर दिया। कुत्ता है, उसका काम भौंकना है। ऐसे को काफ़ी लोग भी होते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनका काम आके सिर्फ भौंकना ही होता है। समझ तो रहे होगे? सर हम समझ गए। हाँ, बहुत दूर की मार है। हाँ, तो वो वहाँ पे उसने भौंकना शुरू कर दिया। बहरहाल मैंने अपने आप को रोक दिया। मैंने कहा यार अब ये मुझे आके काटे ना। वो कुत्ता मेरे सामने था जो भौंक रहा था, और देखते ही देखते वो कुत्ता गायब हो गया। मतलब यूं गुम। भौंकने की आवाज़ तक बंद हो गई उसके उस प्लॉट में। अब मेरा दिमाग जो है ना, वो थोड़ा सा होने लगा कि यार मतलब यहाँ पर अब कुछ है। एक तो मैंने वहाँ पे देख लिया, दूसरा ये खाली प्लॉट जो काफ़ी बड़ा प्लॉट है, छोटा नहीं है। और यहाँ पर प्लॉट पर मेरे साथ ये हो गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं एक झाड़ी की तरफ गया। मुझे पहले डाउट हुआ कि यहाँ कुत्ता भागा होगा, लेकिन वहाँ पे कुत्ता नहीं था। उसके बाद हुआ ये कि झाड़ियों के पास जैसे ही मैं खड़ा हुआ, तो मुझे मेरी नज़र दोबारा ऊपर बिल्डिंग पे गई। मुझे दोबारा वो साया नज़र आया खिड़की में खड़ा हुआ। पहले मैंने सोचा कि मैं मोबाइल निकाल के जिस तरह करता हूँ वीडियो बना लेता हूँ और कर लेता हूँ, फ़ोटो खींच लेता हूँ। मैंने वो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मेरे दिमाग में ये था कि मैं इस बिल्डिंग में जाऊँ। एक टके की लाइट नहीं थी, एक सिंगल बल्ब नहीं था, ठीक है। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैं बिल्डिंग में अंदर चला गया। जाहिर सी बात है, बिल्कुल जो है वो अनकंस्ट्रक्टेड है, उसमें कोई वो नहीं है, लिफ्ट वगैरह नहीं है और कोई लाइट नहीं है, और सीढ़ियों पर कोई साथ में जो है वो हैंडल जो होते हैं, जो सपोर्टर होते हैं, हैंड सपोर्टर्स, वो नहीं है, क्लाइंब सपोर्टर्स। तो अब मेरे दिमाग में आया यार, मैं जा तो रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई नुकसान हो जाए या कुछ हो जाए। क्योंकि आशीष लिटरली अब क्या हो रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ की तरफ अपने आप को ला रहा हूँ। इन चीज़ों से दूर होना चाह रहा हूँ, या खुद अवॉइड करता हूँ, इग्नोर करता हूँ कि एक लाइफ नॉर्मल इंसान की जो होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें लाइफ को कभी नॉर्मल करने देंगी। ना चाहते हुए मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैं उस बिल्डिंग में चला गया। अच्छी खासी मोबाइल की लाइट है, उसकी टॉर्च है। मैं उसकी एंट्रेंस पर पहुंचा। बाहर तुमने देखा है आज हवा नहीं है। हाँ, आज नहीं है इतनी, सही है। और आज समंदर भी बिल्कुल खामोश है।
हम वहाँ से रोकर आए, ये देखा है। तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर जब मैं खड़ा था तो वहाँ भी हवा नहीं थी। जैसे ही उस बिल्डिंग में एंटर हुआ, अजीब तरह की हवा चल रही थी, लेकिन वो हवा के साथ एक साउंड आ रहा था। भाई एक जो हवा होती है ना जो बिल्कुल स्पीड में चले और एक वो इस तरह का साउंड देती है, तो समझ में आता है यार कहीं से कोई चीज़ होगी जो टकरा के और ये साउंड क्रिएट कर रही है। और या खाली रेगिस्तानों में भी ये हवा चलती है तो इस तरह की साउंड क्रिएट होता है। बिल्डिंग में बाहर कोई हवा नहीं, अंदर एक हवा चल रही है जो कि अच्छी खासी हवा है, और एक साउंड जनरेट हो रहा है, लेकिन वो साउंड इस किस्म का नहीं था। वो साउंड ऐसा था जैसे कोई हंस रहा हो, मतलब गुर्राए और हंसे, गुर्राए और हंसे। बड़ा अजीब सा उस वक्त वो हो गया। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं बाहर निकलूं कि तू आ गया होगा, लेकिन फिर मैंने कहा यार तुम्हें टाइम लगेगा। मैंने क्या किया, ऊपर पहला स्टेप। अच्छा, अभी तक तू बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर है? अभी तक ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, मैं ग्राउंड की बात बता रहा हूँ। क्योंकि आदमी जब ऊपर टॉप फ्लोर पर जाता तो हवा करीब है, हो सकता है हाँ, उसकी, लेकिन आज तो बाहर भी हवा नहीं है। मैं तो ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। मैं प्लॉट से अभी एंटर हुआ हूँ अंदर। ओके, ठीक हो गया, समझ गए। अच्छा, मैं पहले फ्लोर पर पहुंचा हूँ जब, आशी वहाँ पर रोशनी थी। ओके, हालांकि वो बिल्डिंग तो बिल्कुल खंडर है, बंद है। बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है, और वहाँ पर रोशनी थी। वो किस चीज़ की रोशनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे अच्छी खासी ट्यूबलाइट की तरह की, जैसे ये लाइट जल रही है इस तरह की रोशनी थी। मैंने वहाँ पर मोबाइल की टॉर्च ऑफ कर ली क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा थी। मोबाइल की टॉर्च ऑफ की तो पूरे उस फ्लोर पर अंधेरा हो गया। पूरे फ्लोर पर अंधेरा हो गया। अब मुझे वो होने लगा कि यार ये मोबाइल की लाइट थी जिसने पूरे एरिया को, लेकिन आशी एक मोबाइल की लाइट एक हद तक कवर करती है, पूरे एरिया को कवर नहीं करती है ना। वो तो चारों तरफ से रोशन हो रहा था। मैंने कहा मैं ऊपर जाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर था, मैं फ्लोर गिनते गिनते उस फ्लोर तक पहुंचा। 8वां फ्लोर था जहाँ पर खिड़की में मैंने उस बंदे को खड़े हुए देखा था। मतलब बंदा था? हाँ, बंदा था वो। वहाँ पर छोटे छोटे एक कॉर्नर में दिए जल रहे थे। और उस बिल्डिंग के, मतलब उस फ्लोर के एक एज पर पीट करके सफ़ेद चादर ओढ़े बहुत बड़ी एक बंदा बैठा था। सही है। मुझे नहीं पता उसने मुझे कब महसूस किया, उसने मुझे कब फील किया कि मैं जो हूँ वो इस बिल्डिंग में आया हूँ, या मेरे कोई ऐसे इंटेंशंस हैं। मुझे लग रहा था कि उस बंदे ने मुझे अपने आप को खुद से जाहिर किया। ये चीज़ें लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है ना। एक जिन है, वो आपकी पलक झपकाने से पहले पूरी दुनिया का चक्कर काट लेता है। ओके, ठीक है। तो मैं जब बाहर खड़ा था, ऐसी चीज़ें, अब तुम्हें इस रोड का भी एक किस्सा सुनाऊंगा मैं। ऐसी चीज़ें ज़्यादा उनको पता चल जाता है मेरा, और वो यूं आ जाती है मेरे सामने। मैं आपको एक स्केच दिखाऊंगा थोड़ी देर में इसी वीडियो में। भाई वो बंदे ने मेरी तरफ मुंडी घुमाई, मतलब मेरी तरफ होके बैठा। मुझे कहने लगा कि बैठो तस्बीह पढ़ो मेरे साथ। दिए छोटे छोटे दिए जल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि ये मुझे क्यों कह रहा है तस्बीह पढ़ो। बहरहाल मैं पाक तो रहता हूँ हर वक्त। मैं बैठ गया उसके साथ। मैंने देखा वो बैठा किस चीज़ पर है। वो एक खारदार चीज़ थी, जिस तरह बार्ब वायर्स होती हैं, इस तरह की लकड़ी का, वही देवी टाइप जो तुम कह रहे हो, लेकिन उसमें बड़े बड़े कांटे थे। वो बंदा उन कांटों के ऊपर बैठा था और तस्बीह कर रहा था।
मुझे कहने लगा आओ बैठो। अब मैं कहाँ बैठूं, मुझे ये समझ में नहीं, क्योंकि अगर मैं उन कांटों पर बैठता हूँ तो मेरा अगला पिछवाड़ा सब जख्मी हो जाएगा। मैं ये सोच रहा था, तो मुझे कहने लगा तुम आओ, तुम मेरे पास आके बैठो। मैंने कहा ये तो कांटे हैं। कहना तुम आ जाओ, कांटे नहीं हैं। आशी मैं उस कांटों पर बैठा तो लिटरली वो कॉटन की तरह सॉफ्ट थे, जो इतनी स्पाइक्स वाली झाड़ियाँ नज़र आती थी। उसने मुझे एक तस्बीह दी, मतलब पढ़ने वाली नहीं, ऐसी तस्बीह नहीं, ऐसी नहीं। उसने मुझे कुछ नाम दिए पढ़ने के लिए कि ये बैठ के मेरे साथ पढ़ो। आशी टाइम जैसे रुक गया उस वक्त गुजर ना रहा। तुम मेरे पास हार्डली 10-15 मिनट में आए हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं उस बंदे के साथ बैठे मुझे कोई 8-10 दिन हो गए। इतना स्पीड में टाइम ट्रेवल कर रहा है, मैं उस बंदे के साथ बैठा हूँ, लेकिन बज़ाहिर हर चीज़ रुकी हुई है, दुनिया रुकी हुई है, टाइम चल रहा है, तेज टाइम चल रहा है। उसने मुझे तस्बीह दी है किसी अच्छे काम के लिए, जो मुझे नाम कुछ बताए कि तुम ये कर सकते हो और तुम ये करना, अच्छी चीज़ थी वो। बहरहाल मैंने फिर उससे कहा कि आप हैं कौन? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया उसने। बोला मैं वो हूँ जो समंदरों के किनारों पर रहता हूँ और हर उस चीज़ को दुआ देता हूँ, हर उस चीज़ को दुआ देता हूँ जो खिदमत खल्क करती है। ओके, खिदमत खल्क में आ गया क्या तो बेटा? मुझे नहीं पता, बहरहाल मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त। खिदमत खल्क वो वाला तो नहीं? कौन सा वाला? खिदमत खल्क फाउंडेशन जो नहीं बहन नहीं अबे यार मरवाएगा तू मुझे। नहीं वो वाला नहीं है भाइयों। तो साथियों, साथी भाई वो नहीं है, खिदमत खल्क वो नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? खिदमत खल्क जो करते हैं उसको, हाँ ठीक है। तो बहरहाल उसने मुझे तस्वीर बोला ये ले जाओ, ये अपने दिल में संभाल के रखना, इसको पढ़ना हमेशा, और जो भी, अब मज़े की बात यह कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कभी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो भी तेरे पास कोई ऐसा मजबूर बंदा है जिसको तुम समझो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, उसको ये तस्बीह देना और उसको कहना कि ये पढ़े, तो इंशाल्लाह ताला वो उसका मसला अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बात हुई, मैंने उनसे इजाज़त ली, मैं नीचे उतर रहा था फ्लोर से, 2 लंबे काले साए अभी तक मुझे याद है, बहुत लंबे, दोनों ने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा कि तू इस बिल्डिंग में आ तो गया है और उसने जो तुम्हें बताया है तुम्हें हम आगे नहीं जाने देंगे। ये चीज़ मतलब इधर ही रह जाएगी, ये चीज़ इधर ही रहेगी, तू नहीं जाएगा। मैंने अपने दिल में आयतें पढ़ना शुरू की। उन्होंने मुझे बड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ था और मुझे लगा कि आज कहानी मुक गई बेटा तेरी। लेकिन यार वो भी क्या चीज़ थी जो ऊपर फ्लोर पर था। मतलब वो जिन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था वो इतना नेगेटिव वाइब था उनमें, इतने नेगेटिव पावर्स थे उनमें कि जो उसने मुझे तस्बीह बताई थी वो सब मैं भूलने लगा। वो बंदा फिर आ गया, वो आ गया, उसका आना था, ये काले जो साए थे लिटरली उसके पैरों में गिर गए। वो गिरे हैं, मुझे तस्बीह याद आई है, उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे बाहर प्लॉट तक ले आया है।
जो 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 व्लॉग में तुम आए तो मैं उस तरफ खड़ा था, तुमने बोला क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इधर दिखा, मैंने तुझे बोला बिल्डिंग देख, ये वो किस्सा था। उस वक्त मैं बिल्डिंग से बाहर निकल के आया था। अच्छा, मैं बहुत तकलीफ हुआ, मुझे पता है, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पता है, तस्बीह अला रास्ते दे ठाकुर, वो तस्बीह अला मुझे रास्ते पता है। अच्छा सुन, ये बीच रोड है, सी व्यू का रोड है, जहाँ पे जो है वो इन्होंने अभी ग्रीन लेन बना दी है वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, और उसके बराबर में गाड़ियाँ पार्क होती हैं। उस तरफ समंदर है पूरा मेरे राइट पर, इस तरफ। यहाँ एक दिन में दिन के वक्त, उस वक्त टाइम हो रहा होगा कोई 2:30 हो रहे होंगे, तो मैं दिन के वक्त यहाँ जो है वो मौजूद था, और कोई और भी था मेरे साथ, अकेला नहीं था। था या थी? अबे जो भी ना। तो हुआ ये कि यहाँ पर दिन के वक्त एक जिन नजर आया मुझे, औरत के रूप में। वो यहाँ पर घूम रहा था, इस रोड पर औरत की शक्ल में घूम रहा था, और उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी से। उस वक्त दिन के वक्त लोग बहुत मौजूद थे ना, उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। मेरी खिड़की पर आया, मैंने शीशे नीचे किया, मैंने जो है उसको कुछ पैसे दिए। वो देख के उस औरत की शक्ल नॉर्मली वो इतनी भयानक थी, मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ी आंखें, लंबा चौड़ा मुंह, दांत काले और सफ़ेद इस तरह से। मैंने उसे सवाल किया, और सवाल क्या था? अच्छा, जो मेरे बराबर में बैठा था उसने उसको अभी तो उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये किससे बात कर रहा है। नज़र उसको भी आ रहा था। अच्छा, नज़र आ रहा था। हाँ, मैंने उससे कहा कि कैसे हो। मैंने सिर्फ उससे इतना सवाल किया, कैसे हो, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मुझे इल्म है कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने उससे पूछा कैसे हो। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें लाल, पैसे लिए और चला गया। और उस वक्त उससे कोई जवाब नहीं। चला गया, चला गई। औरत की शेप में थी, लेकिन था वो मेल जिन। रात को वही मेरे घर पर आई, बहुत बुरी हालत में, मुझे सजा देने के लिए कि तुमने मुझसे क्यों पूछा कि मैं कैसा हूँ। तुम्हें नहीं पता कि हम कैसे होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं कैसा हूँ। अरे मैंने कहा जान छोड़ यार, पहले ही चीज़ें मेरे साथ कम हो रही है, तू और आ गया ऊपर से कैसा हूँ लगा के बैठा हुआ है। बहरहाल उसने मेरी बॉडी पर बर्न किया, मुझे ऐसी आग लगाई जो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा पूरा वजूद जल रहा था। उस वक्त मेरे जिस्म पे मार्क्स भी आ गए, लेकिन सुबह तक वो मार्क्स सारे जा चुके थे। अभी मेरे पीठ पर छोटे ब्लैक मार्क्स आए हुए हैं, शायद उसी की वजह से हो, या कुछ मेरे चेहरे पे, सर पे ना, ये देख रहे हो स्किन जैसे मेरी श्रिंक हुई पड़ी हो, ये उसी जलने के निशान लग रहे हैं। हाँ, ये वही है, ये वही है, जैसे नहीं सनबर्न हुई हुई। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही कुछ है। तो ये है सीन मेरे भाई, और मैं अब आपको दिखाता हूँ उसका चेहरा। वैसे आज की इस स्टोरी में डॉक्टर साहब ने 2 स्टोरीज बता दी, एक ही लिंक करती है, वो वाली और इस रोड के साथ कनेक्टेड है और ना। दूसरी बात ये कि बात तूने अच्छी घुमाई, लेकिन आखिर में तस्वीर देता हो जाइए। ओह माय गॉड। ये
जो मेरे साथ था उसने स्केच बना के मुझे भेजा। ओए होए 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 होए, बहुत आला यार। लेकिन एक मिनट ठहर, मैं इसको यहाँ से इसको फोकस करते हैं। हाँ, लेकिन ये एग्जैक्ट उस जैसी नहीं है। इसके चेहरे पे स्माइल है, उसके चेहरे पे स्माइल नहीं थी। और इसकी आंखें देखें, ठीक है, इसको जितना आप भयानक कर सकते हो उतना भयानक कर लो। वो उतनी भयानक थी। अजीब सा उसकी आंखों में खून था, नीचे से काली, और उसका जो ड्रेस कोड था ना, अजीब सा था, वो बहुत अजीब था। देख, लेकिन बनाने वाले ने बड़ा खूब बनाया है यार। देखिए क्या कमाल चीज़ बनाई है, बहुत आला, ज़बरदस्त। मतलब जितनी नहुस तू शक्ल बता रहा है, ये इसको तो उसने बहुत बड़ा अच्छी है। खूबसूरत करके पेश किया। हाँ। लेकिन एक चीज़ वो भी हो सकती है लाला, वो ये कि कभी कभार एक चीज़ आपके सामने आती है, आप उसको अपने एंगल से देखते हो, और दूसरी पार्टी जो बैठी है उसको वो अपने एंगल से देखता है। एक ये चीज़ भी हो सकती है। तो हो सकता है उसने इसको इस एंगल से देखा और आपने उस एंगल से देखा हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन उसको बाद में पता चल गया था कि ये क्या चीज़ है। मैंने बीच में इंस्टा पर एक और पोस्ट अपनी शेयर की थी, जिसमें मैंने कहा था कि मुझे बताएं कि मेरे पास क्या है, मेरे साथ क्या है। अब ये देखो आशी, ये काले बाल हैं इसके, ये एक आँख है, और ये चेहरे के साथ मेरा एक चेहरा, ये भी आँख कंसीडर करो इसको ना। ये बताना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, ज़रा आप इस पर, कहाँ है मेरा फोकस? हाँ भाई, ये देखिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, अभी आप यहाँ पे उंगली रख के बयान कर सकते हैं। देखो, एक मेरे कान के पास यहाँ पर एक आँख चमकती हुई नज़र आ रही है, ये वाली। इसके ऊपर बाल है और ये पूरा एक चेहरा है। ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, जो भी है, ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, जो आपके साथ होता है उसको नज़र आती हैं? नहीं। जैसे मैं तेरे साथ हूँ, मुझे तो कभी कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आई। लेकिन अगर तू चाहेगा तो तुझे नज़र आएंगी। मैं ठीक हूँ। अगर तू चाहता है कि तुझे नज़र आए नहीं, मैं ठीक हूँ। तो नज़र स्टोरी में आएंगी। आगे कुछ करना है सर? आज की स्टोरी इतनी ही थी। आई होप कि आप लोगों ने हमारी आज की स्टोरी को ज़रूर पसंद किया होगा। और आज की स्टोरी का मैसेज ये है कि खामखाई घूमते फिरते चीज़ों को उंगलियां मत किया करें। ये डॉक्टर साहब ने वही काम किया। 10 मिनट के मेरे घर पे मैंने इसको पार्किंग में खड़ा किया। 10 मिनट मेरे क्या, मैं खाली वॉशरूम से होके आ जाऊँ, हाथ मुँह धो लूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, नींद में हूँ, थका हुआ हूँ सारा दिन का। 10 मिनट में आया। ये 10 मिनट में भाईजान 10 दिन की कहानी फ्लैट से लेकर आ गया। अपना भी ख्याल रखें, अपने इतना खाली दिमाग में रखें कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मतलब समझ ले, आप एक ऐसा दरख्त हो जिसकी बहुत सारी टहनियाँ हैं जो आपके साथ कनेक्टेड है। खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हुआ तो वो सारी टहनियाँ जो हैं वो समझ रहे डैमेज हो जाएंगी। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने बाल बच्चों का भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यहाँ पर हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सिया बाबाइला हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है। इस घर में मैंने कई बार भेड़िया देखा है जो गोश्त खाता है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है। दबूच, मैं हूँ डॉक्टर काशिफ। आशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि जी हमने
स्टोरी जो लास्ट रिकॉर्ड की थी गाड़ी के अंदर, उस वक्त आशी मेरे पास कराची आया हुआ था और मैं हैदराबाद नहीं जा सका था क्योंकि आशी का कोई काम था कराची में, तो हमने गाड़ी में ही 2 स्टोरीज़ रिकॉर्ड कर ली थी। अब हुआ ये कि जब हमने वो 2 स्टोरीज़ रिकॉर्ड की तो उसमें से एक स्टोरी तो एज इट इज़ हमारी आ गई उसमें, और एक स्टोरी जो है उसका कुछ पार्ट रिकॉर्डिंग में मिसिंग था। तो हमारे पास इस वीक के लिए सिर्फ एक ही स्टोरी रह गई। तो हमने सोचा कि अब ये किया जाए कि मैं आपको जहाँ मेरी जो जगह है वहाँ से स्टोरी रिकॉर्ड करके आशी को भेजूं और आशी वो उसको अपलोड करे और ऑन एयर कर दे। अब इशू ये है कि मैं स्टोरी रिकॉर्ड कहाँ करूँ। ये एक छोटा सा आप देख रहे हैं मैंने एक जगह बनाई हुई है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। मैं अक्सर यहाँ पर आकर बैठता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर स्टोरी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट चलते हैं स्टोरी की तरफ और उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। जी, किस्सा बताता हूँ मैं आपको एक काम वाले का। काम वाले का मतलब ये है जो लोगों के घरों में सफाइयाँ करते हैं, क्लीनर का, स्वीपर का। ये किस्सा मुझे उसी स्वीपर ने खुद ने बताया। कहने लगा कि डॉक्टर काशिफ, मैं यहाँ से मतलब जहाँ जॉब करता है वहाँ से जॉब करने के बाद मैं कहीं और जाता हूँ और एक घर है, मैं वहाँ की सफाई करता हूँ। लाइक मुझे 2-3 घर शाम में मिले हुए हैं जिनकी मैं क्लीनिंग करता हूँ और उसका जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो मेरे बहुत काम आता है। जाहिर सी बात है, पैसे की ज़रूरत हर किसी को होती है। तो वो जी क्या करता था कि यहाँ से जहाँ पे जॉब करता है, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वो भी यहीं पे जॉब करता है। यहाँ से जॉब करने के बाद वो जाता था अलग अलग घरों में अपना सफाई का काम करने। लगा डॉक्टर का एक घर ऐसा था जो बंद रहता था, वहाँ पर एक चौकीदार होता था जो मुझे कहता था कि रोज़ आया करो, सफाई करके चले जाया करो। हुआ ये कि मैं जितना अरसा भी वहाँ पे सफाई करने के लिए गया, वहाँ पे उस घर में मुझे सिवाय चौकीदार के और कोई नज़र नहीं आता था, क्योंकि कोई होता ही नहीं था, सब बाहर रहते थे। तो मैं घर की सफाई सुथराई करके और चला जाया करता था। कुछ अर्सा पहले क्या हुआ कि मैं उस घर में गया तो चौकीदार ने मुझसे कहा कि यार आज सफाई ना करो आप, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो आए हुए हैं कुछ लोग, तो एक काम करो, ये छोटा मोटा बाहर का जो कचरा वचरा जो जमा किया हुआ है वो आप उठाओ और वो आप डिस्कार्ड करके और आप चले जाओ, फिर आप कल आ जाना। इसने बोला ठीक है, नॉर्मल बात है, ये तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ऐसा होता है। इसने क्या किया कि जी वो कचरा सारा उठाया, डस्टबिन बाहर जो पड़े हुए थे बड़े वो खाली किए और वो कचरा लेके चला गया एक जगह पे कि मैं उसको जला देता हूँ। अच्छा, जैसे ही उसने डस्टबिन से वो कचरा निकाला तो उस कचरे के अंदर कच्चा गोश्त था जो काला पड़ चुका था और हड्डियाँ थी। कहने लगा डॉक्टर काशिफ, मुझे बज़ाहिर वो गोश्त जो काला पड़ चुका था वो समझ में नहीं आ रहा था कि किसका है, किसी जानवर का है, किसी और चीज़ का है, लेकिन कहने लगा गोश्त था वो काला पड़ चुका था। अच्छा, उसके बाद कहने लगा जो हड्डियाँ थी वो हड्डियाँ बड़ी अजीब किस्म की थी। लाइक वो लेंथ में इतनी बड़ी हड्डी थी कि मैंने बड़ा वाला शॉपर लिया हुआ था, उसमें कचरा डाला हुआ था। वो लेंथ में मतलब हमारी टांग की जो बड़ी हड्डी है जिसे हम फीमर कहते हैं, फीमर के साइज़ की हड्डी थी, लेकिन वो हड्डी इंसानी हड्डी मुझे नहीं लग रही थी कि मैं कहूँ कि कोई इंसान की हड्डी है, या ये भी पॉसिबल है कि किसी बड़े जानवर की हड्डी हो, जैसे ऊँट हो गया या इस तरह की चीज़ हो। बहरहाल कहने लगा वो उसमें मौजूद थी। बोला मैंने उसको उठाया, क्योंकि मैं एक दिन पहले सफाई कर आया था वहाँ से, तो वहाँ पर तो किसी के आने जाने का कोई नामो निशान ही नहीं था। दूसरे दिन अचानक वहाँ पे लोग आ गए, बकौल उसके अपना चौकीदार के, और फिर गोश्त, काला गोश्त, मतलब एक दिन में अगर कोई आया भी तो काला गोश्त कैसे हो सकता है। बहरहाल कहने लगा कि वो काला गोश्त वहाँ पर मौजूद था। फिर वो बड़ी हड्डी। बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया
मैंने क्या किया, थैली में बांधा और ले गया वो बाहर डिस्कार्ड करने के लिए, लेकिन मैंने फिर उसको जलाना बेहतर समझा। मतलब मैंने एक जगह पर जहाँ पे वो अक्सर कचरा फेंकता था, उसको जलाने के लिए मैंने आग लगाई, तो उस गोश्त में और उस हड्डी में आग ना लगे। लाइक क्या लगा कि मैंने डॉक्टर काशिफ उस पर चौकीदार से मट्टी का तेल लेके छिड़का, मैंने कागज़ रखे, फिर जलाने की कोशिश की, लेकिन ना उस गोश्त को कोई असर हो रहा था, ना उस हड्डी को कोई असर हो रहा था। मतलब बहरहाल ये हो गया। मैंने फिर उसको ऐसे ही करके वहाँ पे साइड पे फेंक दिया। मैंने चौकीदार से पूछा कि यार ये कौन आया हुआ है, और कल तो कोई नहीं था, ये गोश्त भी इतना काला है, ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी अर्से का बाहर पड़ा हुआ हो, ख़राब हो गया हो, हालांकि मैं तो रोज़ आता हूँ, रोज़ सफाई करता हूँ। तो कहने लगा हाँ यार वो गोश्त जो है ना वो मैं लाया था और मुझे किसी ने दिया था, मैंने रख दिया था और मैं भूल गया था और वो काला पड़ गया, और ये मतलब वो चौकीदार उसको बहाने करने लगा। अब ये समझ गया किस्सा कि यार ये गोश्त जो है वो एक दिन अगर घर में पड़ा होता तो बदबू कर जाता ना, स्मेल कर जाता। गोश्त ने स्मेल भी नहीं की, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि घर पे अगर घर से ये कहीं बाहर से भी लाया तो इसने ऐसा क्यों कहा कि लोग आए हुए या मेहमान आए हुए या वो अंदर कोई है, तो उस हिसाब से। बहरहाल चौकीदार ने से कहा कि यार तुम 1-2 दिन छुट्टी कर लो। जब चौकीदार को ये सारी बातें पता चली कि अब ये इंक्वायरी कर रहा है, तो इसने चौकीदार ने इससे कहा कि यार तुम एक काम करो, 1-2 दिन छुट्टी कर लो, क्योंकि अभी तो लोग यहाँ पर हैं, वो सफाई वफाई खुद कर लेंगे, तो तुम जो हो ना मैं तुम्हें बता दूंगा फ़ोन करके, तुम तब आना। इसने बोला ठीक है, सही है। इसको वैसे ही छुट्टी मिल रही थी, इसने बोला पैसे तो वैसे ही मुझे मिलने, काम करूँ ना करूँ। तो ये जनाब छुट्टी लेके चला गया। रात हुई। अब इसके दिमाग में सारा दिन लगा, मैं जैसे ही वहाँ से आया कोई 9 बज रहे होंगे रात के, तो अब जब से आया मेरे दिमाग में ना हर वक्त बस ये गोश्त और हड्डी का चल रहा था कि ये गोश्त काला किस चीज़ का था, ये हड्डी किस चीज़ की थी, क्या था क्या नहीं था। बहरहाल बोला मैं सो गया। रात को कोई 1:30-2 बजे मुझे अपने घर में गोश्त की स्मेल आने लगी, जले हुए गोश्त की। तो हम गोश्त खाते नहीं है क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, वो गोश्त वगैरह नहीं खाता ना। तो हर इंसान का अपना एक वो होता है, मज़हब का एक वो है। तो बहरहाल कहने लगा मैं रात को उठा, मैंने इधर उधर देखा कि गोश्त की स्मेल कहाँ से आ रही है। वो भी मेरे घर से। मेरे घर में तो गोश्त कोई ना पकाता है ना कोई खाता है। बहरहाल कहने लगा मैं उठा, मैंने इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। बोला मैंने अपनी बेगम को उठाया कि यार सुनो, तुम्हें स्मेल आ रही है गोश्त की? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही गोश्त की। तो इसने कहा कि हो सकता है कि यार कि मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है और मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ इस चीज़ को, शायद इस वजह से ये हो रहा है। ये बहरहाल सो गया फिर से। लगा मैं आधा 1 घंटा सोया हूँगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ और पाँव सुन्न हो रहे हैं और मेरा गला कोई दबा रहा है। बोला मैं उठ के बैठ गया। मैं उठ के बैठ गया तो देखा कि मेरे हाथ तो काले पड़ रहे हैं और मेरी हाथ की उंगलियां ठंडी हो रही हैं। मैंने बेगम को उठाया, मैंने कहा यार देखो मेरा हाथ जो है ना वो काला हो रहा है पूरा, और उंगलियां देखो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, सेंसेशंस जैसे नहीं हो रही थी उसको, कि मुझे महसूस नहीं हो रहा, आप दबाओ कुछ करो इस तरह से ना। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा सांस घुट रहा है, मुझे दमे की तरह का हो रहा है। बहरहाल इसकी बेगम परेशान होकर उठी, उसने देखा हाँ वाकई में हाथ तो इसका काला हो रहा था। इसने बोला अब क्या करें, समझ में नहीं आया इसको। इसने क्या किया, गया पानी, मतलब अब उस वक्त नॉर्मल मौसम था, पानी खोला ठंडा और पानी के नीचे खड़ा हो गया। अच्छा, पानी के नीचे ये जब खड़ा हुआ तो इसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कुछ बेहतर हुआ और
हाथ भी सही हो गया और घुटन वुटन जो थी वो भी उसकी ख़त्म हो गई। ये वापस आ गया। अच्छा वापस आ गया तो आके ये बेगम से कहने लगा, यार मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आएगी, मैं नहीं सो रहा इस वक्त, तुम सो जाओ ना। तो कहने लगा मैं बैठा रहा। बोला अचानक मेरी बेगम सो गई, अचानक मेरे सामने एक भेड़िए की तरह का, हो सकता है कुत्ते की तरह का हो या कुछ हो, लेकिन बकौल उसके कि एक भेड़िया वो मेरे कमरे में मेरी आंखों के सामने मूव हुआ है, एक साइड से दूसरी साइड पर, और उसके मुंह में इंसानी गोश्त, मतलब इंसान का कोई हिस्सा है जिस्म का। जैसे कहने लगा कि मुझे बाकायदा फील हो रहा था कि इंसान का कोई हिस्सा है जो उसके मुंह में उसने लिया हुआ है नोच के, और वो जा रहा है। बोला मेरी हालत टाइट हो गई। मैंने दोबारा बेगम को उठाया। बेगम ने मुझे बोला, यार तुम्हारे साथ दिमाग का मसला हो गया और तुम अभी सो नहीं, मैं भी जाग रही हूँ, हम दोनों बैठ जाते हैं। बहरहाल वो कहने लगा, डॉक्टर काशिफ डर में, घबराहट में, इस तरह से मेरी रात जो है वो गुजर गई। अच्छा अब आया दूसरा दिन। कहने लगा दूसरे दिन मैंने चौकीदार को फ़ोन किया। मैंने कहा यार वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अच्छा अब ये चौकीदार से क्या कर रहा है, चौकीदार से ड्रामे कर रहा है। इसने कहा कि यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं आ जाऊं। अच्छा चौकीदार की समझ में बात नहीं आई, उसने उस चीज़ को नॉर्मल लिया कि हो सकता है इसको पैसों की ज़रूरत हो। ये जनाब चला गया। उसने बोला आ जाओ, ये चला गया। अच्छा ये गया तो इसने चौकीदार से कहा कि यार वो मेरा जो है ना मोबाइल कहीं, अपना मोबाइल कह रहा हूँ, मेरा जो है ना वहाँ पे अंदर कोई चीज़, कोई सामान इस तरह की गिर गई है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, और शायद वो जो है वो अंदर ना हो ना, तो मेरी घर पर भी नहीं है और ऑफिस में भी नहीं है। तो चौकीदार को अब इस पे जो है ना वो शक होना शुरू हुआ। इसने कहा कि यार ये तो मुझे लग रहा है किसी और खोज में, किसी और तलाश में। इसने उससे कहा कि यार देख, मुझे पता है कि तुझे कुछ चीज़ों का पता चला है। बोला इस घर में मैं चौकीदारी करता हूँ, मैं इस घर में 15 साल से चौकीदारी कर रहा हूँ, ठीक है। इस घर के मालिकान जब आने की करते हैं तो इस घर में इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। इसी वजह से इस घर के मालिकान ने ये घर छोड़ा और बाहर मूव हो गए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहते तो इनको वो चीज़ें मार देती। तो इसने बोला कि ऐसी क्या चीज़ है। बोला अंदर इस घर में मैंने कई बार भेड़िया देखा है जो गोश्त खाता है। अब वो गोश्त कहाँ से लाता है, किसको देता है, किसको खिलाता है, कुछ पता नहीं। बोला लेकिन एक भेड़िया मैंने अक्सर देखा है जो इस घर के अंदर गोश्त लाता है। किसी जानवर का नहीं होता, किसी परिंदे का नहीं होता। बदबू इतनी गंदी होती है, लेकिन वो होता जो मुझे लगता है किसी इंसान का है। अब इंसान का गोश्त वो भेड़िया लाता कहाँ से? या तो कब्रिस्तान से जो ताज़ी लाशें होती हैं उसको निकाल के वो ले आता है। अब मैं मज़े की बात बताता हूँ। जब चौकीदार ये बात उस लड़के से कर रहा था तो चौकीदार के अंदर से जब वो चौकीदार बात कर रहा था तो एक अजीब किस्म की बदबू आ रही थी, जैसे उस चौकीदार ने वो गोश्त खाया हुआ। कहने लगा मैं वहाँ से भागा हूँ। मैंने उस चौकीदार को बोला ठीक है सही है, कोई मसला नहीं, बस ठीक है जो हो गया। बोला मैं वहाँ से भाग के घर आया। मैंने सारी बात अपनी बेगम को बताई कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरी समझ से बाहर है कि ये चीज़ क्या है। कहने लगा उसी रात चौकीदार मेरे ख्वाब में आया और मुझे कहने लगा कि आज के बाद इस घर में नहीं आना। अब चौकीदार क्या था? चौकीदार भेड़िया तो हो नहीं सकता। तो चौकीदार ऐसी कौन सी मखलूक था
जो इस तरह से कच्चा गोश्त खाता था और जो उसके घर तक भी पहुंच गया। देखिए, हमारे अलावा इस दुनिया में पता नहीं कितनी मखलूक है, आपकी और मेरी सोच से बढ़कर। हम जितना इनके पीछे जाएंगे ना, ये चीज़ें उतना हमें अपनी प्रेजेंस शो करेंगी। मैं नॉर्मली चीज़ों को बड़ा इजीली देख सकता हूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों को, क्योंकि मैं ऐसा हो गया हूँ कि अब कोई चीज़ ऐसे अचानक नज़र भी आ जाती है ना, तो मैं कहता हूँ यार बस ठीक है, सही है, नज़र आ गया ना, इट्स ओके। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जगह कैसी है। अब मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये एक छोटा सा हुजरा बनाया हुआ है मैंने, ये मेरे सर की हाइट का है। देख रहे हैं आप लोग, मैं अक्सर यहाँ आके बैठता हूँ और अपने दोस्तों की कंपनी को एंजॉय करता हूँ। ये थी आज की स्टोरी और मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है। तो राशि क्या है ये? अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है। आशी, जो स्टोरी में अभी मैंने बताई बिल्डिंग, वो बिल्डिंग मेरे भाई, वो प्लॉट ये है, ये दीवार टूटी हुई है। हाँ, और ये वो प्लॉट है और ये झाड़ियाँ हैं, ठीक है। और इन झाड़ियों की बात कर रहा था, इन्हीं झाड़ियों की जो है ना, वो कांटे की तरह जो होते हैं, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ भी आ रही है। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये वो बिल्डिंग है, दिखाना ज़रा ऊपर, इसके में 8th फ्लोर पे। ये है मेरा वाला जो बिल्डिंग जिस पे मैं रहता हूँ, ये है वो बिल्डिंग और ये है वो खाली प्लॉट। कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ, तेरे लिए बहुत है भाई, आगे नहीं भाई। भाई अभी मूड नहीं है मेरा यार। आ जाना आगे तक चलो। छोड़ दे भाई। पता है, जब मैं इस एरिया में पहुंचा था ना, इस वाले में, इसकी बात कर रहा था जो बिल्कुल रोशन हो गया था अंदर। ओ भाई क्या? आजा, अभी नहीं, आज मूड नहीं है मेरा यार। आज मैं थका हुआ, मैं भाग नहीं सकूंगा मेरे भाई। आज मैं भाग नहीं सकूंगा मेरे दोस्त। वापस चल यार, बस आज बहुत काफ़ी। ये देखो आवाज़। ये जैसे कुछ सामने कोई खड़ा हुआ भी है। ये इस तरफ देख, तुझे पता नहीं कचरा है, पता नहीं क्या, मुझे तो ऐसे लग रहा है। ये दिखावा सुनी टक, हाँ, जैसे कोई चीज़ गिरी हो। आ जाना यार भाई। नहीं आज मूड नहीं है यार, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, यकीन कर मैं भाग नहीं सकूँगा, मैं गिर जाऊँगा यहाँ से यार। आशी, दिल बड़ा रख, तेरा दोस्त तेरे साथ है। अब मेरा भाई, तू तो भाग जाएगा, मैं तो नहीं भाग सकूँगा भाई। नहीं, तुझे पता है मैं भागने वाला नहीं। तू भागने वाला नहीं है, लेकिन भगाने वालों में से है भाई। हाँ, ये अलग चीज़ तू है। भगा के मारेगा मेरे दोस्त। डॉक्टर साहब, जुप जुप। Alright friends, so welcome to yet another The भूत शो। तो भूत शो की एक और सनसनीखेज, बल्कि आज वाली स्टोरी में 3-4 ट्विस्ट और टर्न्स हैं। क्योंकि हमने दोबारा उसको रिव्यू किया है। यस, अभी हम सिस्टम पर रिव्यू करके अभी आके स्टूडियो में बैठे। मैं थोड़ी सी स्टोरी को पहले मुकम्मल कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए कि मसला हुआ क्या था।
जो भी आपने पार्ट देखा जिसमें हम बिल्डिंग में अंदर गए और मैं थोड़ा सा डरावा भी था क्योंकि ऑफ कोर्स मैं सारा दिन ट्रैवल करके आया था, थका हुआ था, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आज नहीं यार, आज मैं इतने मूड में नहीं हूँ कि भाग सकूँ। वेल अब सीन ये हुआ कि हम लोग स्टोरी करके जैसे गाड़ी में आके बैठे तो हमारी स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट था वो अनफॉर्चुनेटली, ये हमारी जिन स्टोरीज़ में होता है उसमें से जो फर्स्ट पार्ट था वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस से अगर हम देखें, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, सबकी सीरियल नंबर वीडियो की सेम आ रही है, एक बीच का पार्ट वो टोटली मिसिंग है, रिकॉर्डेड ही नहीं था। मतलब जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नंबर सेम चल रहा है, लेकिन एक बार जो हमने रिकॉर्ड किया था वो स्टोरी आई ही नहीं। और ये हमारे साथ पास्ट में भी हो चुका है, काफ़ी बार हुआ, लेकिन सिर्फ जिन स्टोरीज के टाइम। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें हुआ। वेल ये तो रहा एक पार्ट। अब डॉक्टर साहब उस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन स्टोरी पे जाने से पहले जब हम स्टोरी को भी रिव्यू कर रहे थे, अभी हमने इसको चेक किया। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा कि जिन स्टोरी में आपने आगे जो बताया है, देखिए आपने मेरी गाड़ी में रिकॉर्ड की हुई एक स्टोरी देखी होगी पिछले हफ्ते, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब मैं उस बंदे, उस बुज़ुर्ग या जो भी था उसके पास रुका जिसने मुझे तस्वीर दी थी, तो वक्त रुक गया था। अच्छा ठीक है, वक्त रुक गया, मैं वापस आया, आशी आ गया था, आशी ने बोला 15 मिनट हुए, मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 घंटे गुजर गए या 3-4 घंटे गुजर गए या दिन गुजर गए, इस तरह से मुझे महसूस हो रहा था। अभी जब हम उस स्टोरी को रिव्यू कर रहे थे कि हमें स्टार्ट का पार्ट दोबारा उसके साथ लिंक करना है, तो इत्तेफाक से मेरी वॉच और आशी की वॉच इकट्ठे पड़ी हुई है। अगर आप देखें वीडियो में मेरा भी हाथ नज़र आ रहा है, काशिफ का भी हाथ नज़र आ रहा है, हम दोनों बोल रहे हैं, लेकिन टाइम दोनों के वॉच के अलग अलग है। वो घड़ी आज भी मेरी सही टाइम दे रही है, इसकी घड़ी सही टाइम दे रही है, लेकिन उस वक्त स्टोरी के वक्त में मैं आशी से 2 घंटे पीछे चल रहा हूँ। मेरी घड़ी में टाइम चल रहा है 10:30। अगर आप आगे जब स्टोरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरी घड़ी में टाइम चल रहा है 10:30 और डॉक्टर काशिफ की घड़ी में टाइम चल रहा है 8:30। समझ में नहीं आया मन तक कि आखिर इस चीज़ के पीछे क्या था। और उसके बाद वही घड़ी डॉक्टर साहब कंटिन्यूस पहन रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं घड़ी वो कंटिन्यूस पहन रहा हूँ आज, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट पे था, वहाँ से डायरेक्ट आया तो मैंने वो घड़ी उतारी हुई थी, तो उसमें भी टाइम बिल्कुल ओके चल रहा है। तो ये एक और चीज़ भी है, वो देखिएगा। अच्छा भी है, जिस पे हमने सर्कल मार्क किया अभी। ओ यस, जो जिन स्टोरी पे जिस प्लॉट पे हम लोग उतरे थे, जिस बिल्डिंग को हम दिखा रहे थे, उस मार्क को, रेड मार्क को ज़रा फोकस करके देखिएगा, कुछ अजीब चीज़ है जहाँ पे हमने रेड सर्कल किया है, ज़रूर देखिए। वेल अब हम चलते हैं, हमारी जो फर्स्ट पार्ट मिसिंग था, पहले हम आपको उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको वापस लिए चलेंगे उस ही गाड़ी वाले सीन में जहाँ पे हमारी पूरी स्टोरी मुकम्मल हुई। उसको लिंक करेंगे। यस जी डॉक्टर साहब। स्टोरी का स्टार्ट इस तरह से था कि देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिन्नात को 3 तरीके से मौत आती है, जिसमें मुझे थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि मुझे जो बताया गया था वो शायद मुझे या तो मिसगाइड किया गया था, लेकिन मैंने फिर उस पर बहुत रिसर्च की है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिन्नात को 3 किस्म से मौत आती है। एक मट्टी से, दूसरा पानी से, चाहे वो बारिश का पानी हो, समंदर का पानी हो, दरिया का पानी हो, इन सब जगहों की अलग अलग मखलूक होती है। अगर जो इनके अंदर रहती हैं वो तो रहती हैं, लेकिन जो मट्टी से मरती हैं वो पानी से नहीं मरेंगी, जो पानी से मरती हैं वो मट्टी से नहीं मरेंगी। तीसरी चीज़ शहद, हनी, ये चीज़ें इन 3 चीज़ों से मरती हैं, पानी, मट्टी और शहद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लॉजिकल पॉइंट थोड़ा सा कहीं ज़्यादा मुझे थोड़ा सा लग भी रहा है। अक्सर हम लोग हॉलीवुड की मूवीज़ या बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं तो उसमें नहीं वो जो जिन निकालते हैं, होली वाटर डाला, होली वाटर कहते हैं उसको, जिसे हम यासीन का पानी भी कहा जाता है। हम यासीन का पानी पढ़ के फूंकते हैं या कोई आयत पढ़ के फूंकते तो वो होली वाटर ही हो जाता है। या आब ज़मज़म, दुनिया और आखिरत, पानी 2 किस्म का है जिसे मैं पानी समझता हूँ। दुनिया और आखिरत में एक पानी 2 किस्म का है, उसके अलावा सब कचरा है। एक हौज़ कौसर का पानी, बेशक, दूसरा आब ज़मज़म का पानी। इन 2 पानियों के अलावा और कोई पानी है ही नहीं दुनिया। अल्लाह करे हमें भी हो से कौसर का पानी नसीब हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
जी डॉक्टर साहब, फिर अब स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी है जी, एक बंदा, उसकी फैमिली, वेल नोन बंदा था, नाम बताने से मना किया उसने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं और राशि बहुत ज़्यादा मशहूर होते जा रहे हैं, तो हमें अब अच्छे खासे लोग कांटेक्ट करते हैं और स्टोरी शेयर करते हैं हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। उसका जो है वो मैं नाम वाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको उसका किस्सा बताता हूँ। कहता है कि हमारा बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस था, मैं बहुत अच्छी फील्ड से ताल्लुक़ रखता भी था। अचानक हमारे घर के हालात बिगड़े और बिगड़ते गए यहाँ तक कि मुझे कहीं किसी जगह काम नहीं मिल रहा था। मेरे वालिद का बिज़नेस बिल्कुल फ्लॉप हो गया, कहीं बहन की शादी नहीं हो रही थी, इस तरह के इश्यूज़ बहुत हो रहे थे। इश्यूज़ इतने बड़े कि मेरे फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद सारी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर आ गई। मेरी वालदा थी और घर के जो मेंबर्स थे। बहरहाल हम बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इतने कि हमें समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। मतलब हम अपने घर को वापस उस ट्रैक पर कैसे ले आएं जहाँ से हम बर्बाद होना शुरू हुए हैं। देखिए, कुछ बर्बादी की वजूहात इंसान अपनी खुद बनाता है, कुछ कुदरत की तरफ से इम्तिहान होता है, कुछ आपके ऊपर हासिद उस बर्बादी को मुसल्लत करते हैं, कुछ बर्बादी आपको नज़र खा जाती है। लेकिन इनके साथ मामला कुछ और था कि लगा हमारे हालात ऐसे ख़राब हुए कि मेरे वालिद की डेथ के बाद मेरी बहन चुप रहने लगी। किसी से बात नहीं करना, परेशान रहना, अपने मुंह बातें करना, वो हमें बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन हमने कहा कि जी चलो, जो है वो बहन है, बाप का सदमा है, बेटियां बाप के ज़्यादा करीब होती हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा मेंटल असर उस पर आया हो ना। बहरहाल वो मेंटल डिप्रेशन में चली गई। बहरहाल वो सही हो गई, फिर दवाएं चली, जो भी था उसके साथ इशू। लेकिन घर के हालात सही नहीं हो रहे। इन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, तो जनाब इन्होंने एक आमिल पकड़ लिया। देखिए, आपके पास अगर सही इल्म वाला बंदा आ जाता है या मिल जाता है, तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, आपके मसले हल हो सकते हैं या हो जाते हैं। लेकिन मसलों का हल एक ही ज़ात के पास है और वो है अल्लाह। आप डायरेक्ट उससे दुआ मांगें, उसका कुरान खोल के पढ़ें, उसकी किताब। तो कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज है, हर चीज़ है कुरान पाक में। खैर, तो उनको एक आमिल मिला जी। आमिल खुद से नहीं मिला, ये गए उस आमिल के पास और उनसे कुछ चीज़ें ली। अब यहाँ से आप स्टोरी लिंक करेंगे अगली, जो हमने गाड़ी में रिकॉर्ड की है। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले ये एक पैकेट मेरे पास आया है और इस पैकेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ, मतलब अगली स्टोरी में। तो फिलहाल आप स्टोरी को एंजॉय कीजिए और हमारे कल वाली स्टोरी को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा कि आखिर में इसमें क्या मिला है। मुझे ये डर है कि कहीं जी बोर्ड ना हो। पता चल जाएगा, मैं नहीं डरने वाला। स्टोरी को एंजॉय कीजिए। हाँ भैया जी, तो एक छोटा सा गैप, बैटरीज ख़त्म हो गई थी और पता नहीं कि जिन स्टोरीज में मसले क्यों होते हैं। यार, मुझे कोई चीज़ सामने से ना अभी जो चलती हुई नज़र आई, पहले तो वहीं पर मुझे नज़र आई ये चीज़, क्योंकि हम उस प्लॉट पर ही स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं गाड़ी खड़ी करके। तो मुझे
पहले कोई चीज़ चलती हुई नज़र आई और फिर उसके बाद जो है वो सामने कोई चीज़ नज़र आई। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो भाई आमिल ने उनको पढ़ने के लिए कुछ दे दिया। अब आमिल सही ना हो और चीज़ें सही पता ना हो और कुछ गलत आपके पढ़ने में आ जाए तो वो चीज़ें फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो अलग से ही उसकी एक चीज़ होती है। तो ये कहने लगा कि हमने उसको घर में पढ़ना शुरू किया और स्टार्ट हमने लिया कि बहन है, बहन की शादी हो जाए, तो बहन के नाम से ही हमने किया था। तो पहले बहन पढ़ ले, उसके बाद मैं और भाई भी पढ़ लेंगे तो रोज़गार भी मिल जाएगा, भाई की शादी हो जाएगी, घर के हालात कुशादा हो जाएंगे। बहन को एक रात, जिस रात उसने स्टार्ट किया उस रात घबराहट सी हुई पढ़ने के बाद। रात के वक्त पढ़ना था और फिर उसको आग पर, वो एक तावीज़ उसने दिया था, उसको आग पे जलाना था। बहरहाल बहन ने वो किया। उस रात उसको एक अजीब सी घबराहट हुई और जिस्म भारीपन महसूस हुआ, सर का दर्द शुरू हुआ। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन किया, बहन की तबीयत और मज़ीद ख़राब हुई। तीसरे दिन कहने लगा बहन जो है वो हमारी घर में परेशान घूम रही थी, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कभी माँ के पास आके बैठे, कभी मेरे पास आके बैठे, कभी अपनी मेरी घरवाली के पास जाके बैठे। और मतलब उसके अंदर में कोई बात हो जो वो बताना चाह रही हो और वो बता नहीं पा रही हो। हम परेशान हुए, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ये इस तरह की कोई चीज़ है। तो मैंने अपनी वालदा से उसका ज़िक्र किया कि अम्मी आप पूछो कि ऐसा मसला क्या। मैंने अपनी बेगम से भी कहा कि आप बहन से पूछ लो कि ऐसा क्या इशू है, क्यों इतना परेशान घूम रही है, सब सही तो है, खैरियत तो है। तो उसने अपनी माँ से डिस्कस किया कि पहली रात जब मैंने ये किया तो मुझे अजीब सी घबराहट हुई, दूसरी रात मेरा जिस्म भारी होना शुरू हुआ और तीसरी रात मेरे पैरों के पास कोई बंदा बैठा था। अब बंदा बैठा था, उनको यही लगा कि जो तावीज़ जला रही है और जो पढ़ रही है तो होगा कोई बुजुर्ग या कोई इस तरह की चीज़, या उसने आमिल ने कोई ऐसी चीज़ दी होगी जो उसके हक में हो और दुआ करने आ रही हो और कुछ इस तरह से। मतलब वो समझ रहे होगे कि पॉजिटिव अच्छा जा रहा काम, चलो अच्छा जा रहा है। उन्होंने छोड़ दिया, लड़की को समझा दिया बेटा देखो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तुम परेशान नहीं हो सकता है, हम पढ़ेंगे तो हमें भी चीज़ें नज़र आएंगी और इस तरह से उस तरह से। बहरहाल वो बेचारी चुप हो गई। एक हफ्ता उसने पढ़ा। एक हफ्ते के बाद वो लड़की सुबह उठती थी, रोते हुए उठती थी। अब सारा दिन कमरे में बंद, रोना, किसी से बात न करना, परेशान हालत। तो माँ ने बोला कि यार ये मसला क्या है। माँ और भाभी गए इसके पास कि हमें बताओ मसला क्या है। कहने लगी कि 2-3 दिन हो गए, पहले मुझे वो बंदा मेरे पैरों के पास बैठा हुआ नज़र आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब आ गया है और वो मेरे इतने करीब आ गया है, अब मुझे कहता है कि आमिल ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए भेजा है, कि तुमसे मेरी शादी हो। अब माँ ने जब ये बात सुनी और उसकी बेगम ने, बंदे की ये बात सुनी, भाभी ने, तो उनकी तो हालत बड़ी टाइट हो गई कि ये तो बड़ा मसले वाला काम है। इन्होंने बताया भाई को कि ये है। ये उस आमिल के पास बताने के लिए गए तो जी आमिल तो मौजूद ही नहीं था। आमिल की जगह बिल्कुल खाली थी, सन्नाटा था, वीराना था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। पूछा, उन्होंने बोला यहाँ तो कोई रहता नहीं है। अब रहता नहीं तो वो बंदा कह रहा है कि हमें उस आमिल का पता किसने दिया। ठीक है, वो भी किस्सा एक अलग है, वो इसमें मैं बताता हूँ। क्या लगा अब हम इधर उधर भागें, किसके पास जाएं, समझ में नहीं आया। फिर हम एक और जगह पे गए तो उन्होंने बोला कि भाई मसला ये, बंदिश तो है लेकिन आपकी बहन पर किसी ने कोई जिन छोड़ा हुआ है, कोई काला करके या सिफली करके इस तरह से।
जो आपकी बहन की शादी नहीं होने देगा और जो आपके घर में किसी के रिश्ते को नहीं आने देता ताकि घर के हालात ख़राब रहें, और आपके रिस्क में भी बरकत नहीं है, इसलिए कि जब आप परेशान रहोगे तो किसी और बात की तरफ सोचोगे नहीं। उसने बोला अब क्या किया जाए? बोला अब इसका तोड़ यही है कि आप अपनी बहन को यहाँ ले आओ और फिर हम बात करते हैं उससे क्या है। बहरहाल हुआ ये कि ये भाई अपनी बहन को वहाँ ले गए तो उस आमिल ने कोई उस जिन से बात की, तो उसने कहा कि इस आमिल का पता भी मैंने ही दिया था। अब उसने कैसे पता दिया था? जिस पर इन्होंने आंखें बंद करके एतबार भी कर लिया। ओ, उसने क्या किया कि भाई उस आमिल का पता है जिन ने कैसे दिया। सही है, जिन ने ऐसे दिया कि ये एक दिन परेशान मस्जिद में बैठा हुआ था, वहाँ से बाहर निकला तो लोगों की भीड़ थी, तो राशि क्या है ये? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा मेरी जान, कुत्ते ही भौंक रहे बस। वो उसके जिन ने उसको पता दिया। जिन ने पता दिया कैसे कि वो परेशान निकला, ठीक है, और जिन तो पहले से ही उसके ऊपर था, तो इसने बोला कि उस आमिल के पास जाओ ताकि वो जो चीज़ें जलाने के लिए उसने दी और जो पढ़ने के लिए दिया वो उस जिन की स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था। ओए होए 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 होए, उल्टा काम हो रहा है और इनको पता ही नहीं कि हम जला क्या रहे। और अब जब आदमी फंसा हुआ होता है वो तो कहता है भाई कुछ भी हो बस जान छूट जाए। हाँ। सही है। अब क्या हुआ? बोला अब इसका ये होगा कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मेरा इस पे दिल आया हुआ है, तुम्हें जो करना है कर लो। जो मैंने शुरू में स्टार्ट में बात बताई ना, जो 3 चीज़ों से मौत आती है उसका बता रहा हूँ। उसने क्या किया, आमिल ने, जिसके बाद दूसरी बार ये गए थे, उसने बोला ठीक है हमें कोई एतराज़ नहीं है, तुम रहो इसके अंदर, लेकिन ये लड़की ठीक है इसकी तुम शादी हो जाने दो, तुम रहना इसके साथ। वो जिन नहीं माना तो इन्होंने बोला ठीक है फिर तुम अगर नहीं मानते तो फिर हम तुम्हें अपने तरीके से डील करेंगे। इन्होंने उनको बोला भाई आप लोग चले जाओ, मैं इलाज नहीं कर सकता। आमिल ने जवाब दे दिया, बोला मैं इलाज नहीं कर सकता। ये घर आ गए, पीछे आमिल ने इसके भाई को बुला लिया, आओ मेरे पास। बोला डेली अपनी बहन को कुछ आयत दी और बोला शहद पर पढ़कर दम करो। वो शहद भी मतलब ओरिजिनल रियल शहद, ये नहीं जो हमारे पास चीनी वाली मिलती, उस पर पढ़ के दम करो और अपनी बहन को रोज़ रात को दूध में मिला के पिला दो। ठीक हो गया। अब इसके भाई ने क्या किया, बाहर से ही, घर पे नहीं क्योंकि घर पर तो वो चीज़ मौजूद है, बाहर से ही दूध लेता था, उसमें शहद मिलाता था, पूरे घर के दूध में, पूरे घर के, अकेले के नहीं, पूरे घर के दूध में शहद बाहर से ही मिला के आके घर में रख देता था। एक दिन पिलाया, बहन को कहने लगा कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन ने कहा, इसने खुद जज किया, बोला दूसरे दिन पिलाया तो बहन को दाने निकलना शुरू हो गए, एलर्जी। हाँ, तो हमारा दिमाग उस तरफ गया ही नहीं, हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन वो दाने बढ़ते गए, यहाँ तक कि पस वाले दाने पड़ना शुरू हो गए। चेहरा बिगड़ गया, जिस्म बिगड़ गया। बोला 2 हफ्ते में मेरी बहन की हालत ऐसी हो गई कि कोई देखता था कि ये लड़की है या लकड़ी है, मतलब सूखी, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। बोला फिर मैं आमिल के पास गया कि मेरी बहन तो बहुत बीमार है और इस तरह से। आमिल ने बोला नहीं कुछ नहीं होगा और ये काम कर रहा है, इसी तरह से काम होता है, तो तुम इसको खिलाते रहो। बहरहाल एक दिन आया,
सुबह में इनकी बहन मर चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कहने लगा कि काशी भाई वो उसके बाद हमारे घर पे कोई ऐसी बात नहीं हुई है। छोटे भाई की माशाल्लाह मंगनी हो गई है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारी बहन की सेक्रीफाइस की वजह से सारा मामला क्लियर हुआ। सारा मामला सही हुआ है। मुझे ये होता है यार, किसी की जान क्यों जाती है? मतलब वो वैसे तो देखो जो दुनिया में आया है उसने जाना है, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, जानदार हो बेजान हो, जो बनाई गई है वो ख़त्म होनी है। लेकिन रिश्ते जब चले जाते हैं ना आशी, तो जैसे एक रूह होती है ना, आपको चोट का निशान आपके जिस्म पर रह जाता है, जो बड़ी चोट होती है। कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो आपके रूह पर लगती हैं, और रूह पर जो चोटें लगती हैं ना, उसके जो स्कार्स होते हैं ना, जो उसके निशान होते हैं, वो सारी ज़िंदगी नहीं जाते, वो रह जाते हैं। तकलीफ भले ख़त्म हो जाए, लेकिन वो स्कार्स रह जाते हैं। वो स्कार्स इंसान के अंदर कभी कभी तो इतने फैल जाते हैं कि उनको समेटने के लिए आपको 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को, जो फैली हुई चीज़ें, उनको नहीं समेट सकते। लेकिन ये ज़िंदगी है, चल जाती है। इंसान जो है ना वो बर्दाश्त कर लेता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी वही डॉक्टर साहब वाली बात कि मौत बरहक है। जो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसको एक दिन इस फ़ानी दुनिया से जाना है। ठीक है, हाँ, अगर किसी की मौत हुई है तो वो सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये एक कुदरती अमल था, उसका मरने का टाइम था। किसी ने किसी को गोली मार दी तो वो उसका टाइम मुकर्रर था मरने का, भले भी ज़रिया कोई भी हो। अब जन्नाती असर हो, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और चीज़ हो जाए, वो सब एक ज़रिया बनाया जाता है। इसी बात के पीछे एक बात बताता हूँ मैं। इजराइल ने कहा, या अल्लाह, मैं जब इंसान की जान निकालूंगा तो इंसान कहेगा कि इजराइल ने मारा, मतलब ये तो सारा मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ रहा होगा ना कि इजराइल जान निकाल के चला गया, इजराइल ने मार दिया, इजराइल ने ये करवा दिया। अल्लाह ने उससे वादा किया कि अगर कोई मरेगा तो कभी तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा। आप ये बात नोट करें कि जब कोई मरता है तो हम ये नहीं कहते कि इजराइल ने मारा, हम ये कहते हैं एक्सीडेंट में मर गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हाँ। अल्लाह ने इजराइल पर एक कवर चढ़ा दिया कि ये तेरा काम है, तुमने करना है, चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे ना पसंद हो, ये तुमने करना है। हाँ, जैसे हम बहुत सारी जॉब्स करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी जॉब है। इजराइल से पूछा कि अच्छा बता कि तुझे सबसे ज़्यादा दुख किसकी जान निकालने में हुआ और कब हुआ? तो उसने बोला, मुझे 2 लोगों की जान निकालने में बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। तो अल्लाह ने पूछा, अच्छा कौन से? तो कहने लगा, एक उस औरत की जिसका नौमौलूद बच्चा था, समंदर के बीच में नाव थी, और तुमने कहा कि इसकी माँ को मार दो, मैंने मार दिया उसको। बोला, मुझे उस औरत की मौत पे बहुत दुख हुआ और उस बच्चे पे बहुत दुख हुआ। फिर सवाल हुआ दूसरा, तो कहने लगा, दूसरा एक बादशाह था जिसने जन्नत अपनी दुनिया में ही जन्नत बना ली, मतलब उसके फ्लोर पर डायमंड हर तरह के बिछे हुए, जैसे पानी शीशे की तरह साफ होता है ना, उस तरह का फ्लोर था उसका। दुनियावी जन्नत बना दी। दुनियावी जन्नत, मतलब उसने बोला कि जन्नत मैं बनाऊंगा। और जब वो उस जन्नत में एंटर होने लगा, अभी पाँव उठाया ही था तो उसको मौत आ गई। तो उसने इतना किया, लेकिन उसको आपने इतनी मोहलत न दी कि वो जन्नत देखे। तो कहने लगा, इजराइल, मैं अल्लाह हूँ, मैं बताता हूँ। बोला, वो जो बच्चा था ना, बच्चा जिसकी माँ पर तुम दुख कर रहे हो, वो बच्चा वो बादशाह था जिसने दुनिया में जन्नत बनाई थी। और वो बोला, मैंने उस बच्चे को, यतीम मिस्कीन बच्चे को बादशाह बना दिया, उसने मेरी नाफरमानी की, दुनिया में जन्नत बनाई, मैंने उसको वो जन्नत नहीं देखने दी। लेकिन एक यतीम मिस्कीन को मैं बादशाह बना सकता हूँ, तो तुम क्यों दुख करते हो?
मतलब वो बच्चा क्या, उसे क्या पता था, एक कश्ती में था, माँ मर गई और फिर अगले ही सालों कुछ आगे सालों में हाँ वो बादशाह बन गया। तो जन्नत बनाने बना वाले दी कौन? जन्नत बना दी अल्लाह। वेल इट वाज मतलब मेरे हिसाब से बड़ी बेहतरीन स्टोरी थी और मैसेज भी था स्टोरी में बड़ा कमाल। तो कभी भी आपकी तरफ आप किसी तकलीफ में हो तो आंखें क्या कहते हैं बंद करके ना हर चीज़ हर किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। तो उस चीज़ की पहले इन्वेस्टिगेट कर लिया करें कि यार एक नक्श दिया है, हो सकता है उस पर अल्लाह का नाम हो, तो जलाने के, हाँ जलाने के लिए बोला, कुछ भी दे दिया आपको, तो बोल दिया अब इसको आग लगा दो, अल्लाह माफ़ करे। तो थोड़ा सा आदमी अपना अकल शऊर भी इस्तेमाल करे कि यार जलाने के लिए कोई चीज़ कैसे दी जा रही है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मंतक है जो आज तक हम समझ नहीं पाए। वेल समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। स्टोरी में आपके लिए एक मैसेज भी है, जो परेशान लोग हैं अल्लाह सबकी परेशानी को दूर करे, लेकिन उल्टे सुल्टे रास्ते इख्तियार ना करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-मान में रखेगा इंशाल्लाह। एक और बात बताना चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने वालिदैन को दुआ किया करें, अपनी वालिद को, अपनी वालदा को बहुत दुआ किया करें। इसलिए कि कहते हैं कि वालिदैन को जितनी दुआ अपनी औलाद की लगती है ना, उतनी किसी की नहीं लगती। जिस तरह से वालिदैन हमारे लिए दुआ करते हैं, आप किसी को भी बोल देते हो ना कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे हक़ में दुआ करना। जब आप किसी को बोलते हो इसका मतलब जो अगला दुआ करेगा वो आपको लगेगी। तो जब आप दुआ करोगे अपने वालिदैन के लिए, अपनी वालिद के लिए, वालदा के लिए, तो वो कभी रद्द नहीं होती इंशाल्लाह। तो ये लाजमी किया करें। आपको नहीं पता कि उन्होंने किन हालात में आपका ब्रॉटअप किया। मतलब अगर आपके पास कोई ब्रांडेड चीज़ है इस वक्त, अगर आपके पास वो एक ब्रांडेड चीज़ आपने पहनी हुई है, आपको यही नहीं पता कि आपके वालिद ने बाहर कितनी मेहनत से वो चीज़ की होगी, तो फिर आपके सामने ये ब्रांड कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरे भाई मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। अबे वो चल मैं इसलिए तेरा दुख समझ सकता है भाई मेरे दोस्त। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।